Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great, and in this particular class we are going to cover SM questions for chapter number 14 for CA final audit, and chapter number 14 का एक lecture already channel पे available है जिसके अंदर हमने audit of banks के question cover किए थे. So this is going to be second part for that particular chapter, and इस particular part के अंदर we are going to take up with ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के क्वेश्चंस. अगर आपने अभी तक इन लेक्चर्स को देखना शुरू नहीं किया है, एसएम के क्वेश्चंस को देखना शुरू नहीं किया है, सो आई थिंक दिस इज हाई टाइम. आपके एग्जाम्स बस आ ही गए हैं, आपको इन लेक्चर्स को डेफिनेटली देखना शुरू करना चाहिए. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटिंग टू ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ वीडियोज दैट कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स इन अ बेटर वे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है. ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के भी ऐसे आपको कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे. ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कहूंगी ऑडिट ऑफ बैंक के कंपैरिजन में काफी कम है, बट इंस्टीट्यूट यहां से भी क्वेश्चन पूछता है. मैंने यहाँ पे पेज रेफरेंसेस देके रखी है, लेकिन मैं आपको बार बार बुक के पेज पे नहीं लेके जाऊंगी. जहां पे मुझे नेसेसरी लगता है कि आपको बताना चाहिए वहां पे मैं लेके जाऊंगी, अदरवाइज मैं सिर्फ आपको पेज नंबर बता दूंगी, आप वहां पे उसको रेफर कर सकते हो. राइट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट FinCrazy इज अ P2P online platform which is owned by Future Technology Private Limited, which is registered with the RBI as NBFC. तो FinCrazy एक पीयर टू पीयर लैंडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसको ओन कौन कर रहा है? फ्यूचर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. और ये जो P2P ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको ओन कर रहा है फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड है विद द RBI एज द NBFC. तो मतलब ये P2P NBFC है. आगे कहता है पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म मींस एन इंटरमीडियरी. इसने डिफाइन किया कि पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म होता क्या है? ये एक इंटरमीडियरी होता है विच प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ लोन फैसिलिटेशन वाई ऑनलाइन मीडियम और अदरवाइज टू द पार्टिसिपेंट. सिंपल सी बात है कि ये एक इंटरमीडियरी का काम करता है. जिन लोगों को पैसा चाहिए उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जिन लोगों के पास पैसा है उनको भी ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. मतलब जो पार्टिसिपेंट है, लेंडर एंड बोरोवर, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो लैंड कर सके, बोरो कर सके फंड. राइट, आगे कहता है पार्टिसिपेंट हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. जो भी आपके पार्टिसिपेंट होंगे, मतलब लेंडर और बोरोवर, उनको एनबीएफसी P2P इसके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है टू लैंड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म और टू अवेल लोन फैसिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट. तो अगर आपको लैंडिंग करनी है तो भी आपको P2P एनबीएफसी ये जो है इसके साथ आपको एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है, और अगर आपको अवेल करनी है लोन की फैसिलिटी तो भी आपको इस एनबीएफसी के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है. तो अभी तक अगर तुम देखोगे तो सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक एनबीएफसी है विच इज P2P. और हमने जब अपनी स्केल बेस्ड रेगुलेशन को पढ़ा था तब हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, कौन सी लेयर में फॉल करेगी. इस टाइप की एनबीएफसी बेस लेयर में फॉल करेगी. आप पेज नंबर 3 पे जाके देख सकते हो ये. राइट, आगे आपको कहता है इट प्रोवाइड्स ओनली एज अ मीडियम. तो ये प्लेटफॉर्म है, ये एक इंटरमीडिएट का काम करती है, सिर्फ एक मीडियम बनती है विच इज कनेक्टिंग लेंडर एंड बोरोवर्स. कि भाई जिसको पैसा चाहिए वो यहाँ पे आके पैसे लैंड कर दो, जिसको पैसा बोरो करना है वो यहाँ से पैसे को बोरो कर सकता है. तो ये एज अ मीडियम काम कर रही है. इट ऑल्सो कैरीज आउट क्रेडिट असेसमेंट एंड रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑन द प्लेटफॉर्म. इसके साथ साथ जो भी लेंडर होगा, यहाँ पे बोरोवर होगा, उनकी क्रेडिट असेसमेंट भी ये करती है. It also provides services relating to loan documentation and loan recovery. इसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन की रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. कंपनी फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ अपर लेयर. ये तो हमें भी पता है कि एनबीएफसी P2P ये बेस लेयर में आती है, तो ये अपर लेयर में कवर नहीं होगी. अभी तक भी ऐसा हमें क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे. कहता है वेयर डज, ये इसका क्वेश्चन है कि कहां पे ये एनबीएफसी फिट होगी इन अकॉर्डेंस विद द स्केल बेस्ड रेगुलेशन. मैंने आपको बोला पेज नंबर 3 पे जाओ, वहां पे ढूंढो एनबीएफसी P2P कहां पे आती है, बेस लेयर में आती है. फिर आपको ये बताना है कि जब आप ऑडिट करोगे इस टाइप की एनबीएफसी की, तब आपको किन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना है. तो यहां पे भी अगर आप ऑडिट अप्रोच देखोगे ना, ऑडिटर जिस अप्रोच को फॉलो करता है, जिन प्रोसीजर को फॉलो करता है, जो आपके बहुत ज्यादा डिस्कशन के पॉइंट्स है कि सबसे पहले उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है बिजनेस की, वो सारी चीजें, तो वही अंडरस्टैंडिंग आपको यूज करना है. बट थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको सिनेरियो यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप की एनबीएफसी की बात हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि किस
कैटेगरी में ये फॉल करती है, कौन सी लेयर में ये फॉल करती है? तो आंसर है बेस लेयर में। तो कहते हैं एनबीएफसी P2P फॉल्स इन द बेस लेयर इन अकॉर्डेंस विद द स्केल बेस्ड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब बीइंग एन ऑडिटर आप इस टाइप की एनबीएफसी की ऑडिट करोगे तो आपको किन प्रोसीजर को फॉलो करना है? तो सबसे पहले तो यही कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो कि किस टाइप का बिजनेस आपकी ये एनबीएफसी कंडक्ट कर रही है। सो ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस व्हिच इज कंडक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ एनबीएफसी। उसके बाद आप ये वेरीफाई करो दैट कंपनी सिर्फ उन्हीं परमिसिबल एक्टिविटीज को अंडरटेक करिए जिसको अंडरटेक करने की इसके मेन एक्टिविटी है, राइट। तो कहते हैं ऑडिटर विल वेरीफाई कि कंपनी अंडरटेक्स ओनली परमिसिबल एक्टिविटीज, लाइक आप एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हो अपने पार्टिसिपेंट के लिए ताकि वो लैंडिंग कर सके, बोरोइंग कर सके, एंड आपकी ये एनबीएफसी किसी और वे से कोई और एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करिए, मतलब ये अपने एंड पे कोई फंड लैंड नहीं करिए क्योंकि इसका काम क्या है, एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना। सो ऑडिटर इंश्योर करेगा दैट इट शुड नॉट बी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग फंड्स ऑन इट्स ओन। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि बिजनेस मॉडल क्या है इसका। दूसरा पॉइंट कहता है ऑडिटर को फिर चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये एनबीएफसी है तो इसके लिए मैंडेटरी है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना है, ठीक है। तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा क्या इस एनबीएफसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया आरबीआई से या नहीं। तीसरा पॉइंट ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है इन रिलेशन टू लैंडिंग एंड बोरोइंग, क्या आपकी ये एनबीएफसी उसका कंप्लायंस कर रही है। इसके साथ साथ ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है रिपोर्टिंग को लेकर ये एनबीएफसी उसका कंप्लायंस कर रही है। ऑडिटर चेक करेगा कि बोर्ड की पॉलिसी क्या है जहां पे उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है एलिजिबिलिटी का इन रिलेशन टू द पार्टिसिपेंट, मतलब कि कौन से ऐसे लेंडर है जो इस प्लेटफॉर्म पे लैंड कर सकते हैं फंड्स, कौन से ऐसे बोरोवर है जो इस प्लेटफॉर्म पे फंड्स को अवेल कर सकते हैं। तो कहता है ऑडिटर विल वेरीफाई बोर्ड की पॉलिसी क्या है विच इज सेटिंग आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पार्टिसिपेंट सच एज लेंडर एंड बोरोवर। मैंने क्या बोला कि कुछ तो आपके जनरल पॉइंट आ जाएंगे जैसे कि आपके ऑडिटर को बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, तो आप किसी भी एनबीएफसी की ऑडिट करोगे, मतलब कोई भी कैटेगरी में वो एनबीएफसी आ रही है उसकी कोई भी एक्टिविटी है तो उसको हमेशा अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर ये एनबीएफसी है तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ऑडिटर इसको वेरीफाई करेगा कि क्या एनबीएफसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया या नहीं किया। तो ये भी जनरल पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लैंडिंग एंड बोरोइंग गाइडलाइंस है क्या ये एनबीएफसी उसके साथ कंप्लायंस कर रही है, क्योंकि ये आपकी इंटरमीडिएट का काम कर रही है ना, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक पॉइंट है। उसके अलावा जो कंप्लायंस का पॉइंट है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है क्या ये एनबीएफसी उसके साथ कंप्लाई करें, इसको भी आप जनरल पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी एनबीएफसी होगी उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या वो एनबीएफसी कंप्लायंस करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का या नहीं। तो ये भी आपका जनरल पॉइंट हो गया। मैं क्यों बता रही हूं कि इन केस देखो ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं मिलेगा कि अगर पीयर टू पीयर लैंडिंग ये वाली जो एनबीएफसी है उसके रिलेशन में जब आप ऑडिट करने जाओगे तो किन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करोगे, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं एनबीएफसी P2P के ऊपर, तो आपकी किसी और एनबीएफसी के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी और एनबीएफसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जनरल पॉइंट्स कौन से जो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद इसने स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया है कि ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी क्या है, मतलब बोर्ड की पॉलिसी क्या है कि कौन कौन से लेंडर एंड बोरोवर्स एलिजिबल होंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये भी आपका स्पेसिफिक पॉइंट हो गया इस टाइप के एनबीएफसी के लिए। ऑडिटर वेरीफाई करेगा बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर प्राइसिंग ऑफ द सर्विसेज, मतलब अगर आप एज ए इंटरमीडिएट काम कर रहे हो तो आप लेंडर और बोरोवर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कोई ना कोई तो आपकी प्राइसिंग होगी, तो बोर्ड की प्राइसिंग की पॉलिसी क्या है। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि बोर्ड की पॉलिसी क्या है फॉर द ग्रीवेंस रिडर्सल एंड कंप्लेंट, कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट है उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की बोर्ड की पॉलिसी क्या है। एंड ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि जो भी अरेंजमेंट आपकी इस एनबीएफसी ने एंटर करी है अपने पार्टिसिपेंट के साथ क्या वो एप्रोप्रिएट है। ऊपर आपने क्वेश्चन के अंदर देखा था ना कि ये जो एनबीएफसी है अपने पार्टिसिपेंट मतलब अपने लेंडर और बोरोवर के साथ एग्रीमेंट में एंटर कर रही है, तो ऑडिटर उन एग्रीमेंट्स की उन अरेंजमेंट की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे पॉइंट्स है, बोर्ड की पॉलिसी के रिलेशन में पॉइंट है और कुछ जनरल पॉइंट है, तो तुम इनको ऐसे बाइफरफिकेट कर सकते हो, 3 कैटेगरी बना सकते हो, तुम्हारे ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सुगम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।
सुगम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कहां पे इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज। कौन सी लेयर में आती है ये हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी? तो ये कवर्ड होता है आपके मिडिल लेयर के अंदर, राइट। इनका एसेट साइज कितने का है? 800 करोड़ रुपए का है। इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, क्या इनका प्रिंसिपल बिजनेस होगा? आपका फाइनेंस प्रोवाइड करना, किनके लिए? हाउसिंग के लिए। किनको प्रोवाइड करिए? मेनली टू द इंडिविजुअल्स। इट इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई इन अपर लेयर, तो ये अपर लेयर में नहीं आती है, हमें पता है मिडिल लेयर में फॉलो होगी। अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमने पढ़ा है। आपको ये बताना है कि इनकी अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन क्या होगी, तो पेज नंबर 5 के ऊपर आप जाओगे, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, मिडिल लेयर के अंदर फॉल करेगी। फिर आपको क्वेश्चन दूसरे रिक्वायरमेंट पूछता है कि क्या इज देयर एनी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो 2020 फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी विच इज इंगेज्ड इन हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज? आंसर है अ बिग यस। कारो में यहाँ पे रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है इसके ऊपर, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि कारो का आपका, अगर मैं जाती हूं 16 कहां पे है, ये रहा, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई पैरा नंबर 16। इसका बी पॉइंट पढ़ो, क्या कह रहा है ये? बी पॉइंट कहता है कि आपके ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या आपकी कंपनी कंडक्ट कर रही है एनबीएफसी का फंक्शन या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है, विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ऐसा है तो ऑडिटर कारो में यहाँ पे उसको रिपोर्टिंग करता है। तो यस, यहाँ पे कारो के पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 16 के बी क्लोज में इसकी रिपोर्टिंग होगी। समझ में आया? तो यही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। मैं पढ़ देती हूँ एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कहते हैं सबसे पहले आपको क्या बताना है कि कौन से लेयर में ये फॉल करेगी, तो मिडिल लेयर में फॉल करेगी। अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन एनबीएफसी जो अंडरटेक करती है, जिसकी एक्टिविटीज क्या है? हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज, ये कहां पे आएंगी? मिडिल लेयर में आएगी। ओके, एसेट साइज इसका इस गिवन सिनेरियो में 800 करोड़ बोला है। ये रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि जब हम स्केल बेस्ड रेगुलेशन पढ़ते हैं और वहां पे हम एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि किस नेचर की एक्टिविटी को वो एनबीएफसी परफॉर्म कर रही है। तो एसेट साइज रेलिवेंट नहीं। जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी विच आर नॉट आइडेंटिफाइड इन अपर लेयर, उनको तुम कहां पे डाल दोगे? मिडिल लेयर में डाल दोगे, क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको अपर लेयर में नहीं डाल रहा, तो कहां पे आ जाएगी? मिडिल लेयर में आ जाएगी। पेज नंबर 3 पे ये प्रोविजंस लिखी हुई है, हमने डिस्कस करी है, राइट। अब कारो में क्या रिपोर्टिंग होगी? आंसर इज यस। तो कहते हैं स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कारो के अंदर, अभी दिखाया क्लोज, कौन सा? पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 16 का बी। मुझे थोड़ा सा रोमन नंबर्स में प्रॉब्लम है, तो देख लेना मैं गलत ना बोल रही हूँ, ठीक है। तो वैसे गलत नहीं बोलूंगी, बट वैसे तो ये 16 के बी में रिपोर्टिंग होगी, विच रिक्वायर्स, जहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या कंपनी जो है कि एक हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रही है, एक ऐसी एनबीएफसी है जो हाउसिंग फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, क्या उसने अपने बिजनेस को कंडक्ट किया है विदाउट ऑब्टेनिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। अगेन अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे तुम फिगर्स देख के डरना मत, जितनी तुम्हें यहाँ पे फिगर्स दिखाई दे रही है ना, उतना ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। पढ़ो, क्वेश्चन कहता है You are an auditor of a deposit taking NBFC, that is NBFC-D। इसके लिए हम ये एब्रिविएशन यूज करते हैं। The NBFC is identified RBI in upper layer। तो ये अपर लेयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि अपर लेयर के एनबीएफसी, तो अपर लेयर के एनबीएफसी है, एंड उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंड एस। ठीक है, तो एनबीएफसी है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, इंड एस के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और अपर लेयर में फॉल करती है। समझ में आया? फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। तो नीचे क्या दिया हुआ है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। सीधी सी बात है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर की फिगर यहाँ पे नहीं है, कंपैरेटिव्स नहीं है, तो मैं इग्नोर करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताया हुआ है कि भाई इंटरेस्ट की इनकम आती है, इसके पास डिविडेंड की इनकम आती है, रेंटल इनकम है, वी कमीशन, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, ईटीसी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। नीचे लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू कितना है इसका ऑपरेशंस का, अदर इनकम इसने बता दी 100, और टोटल इनकम इसने बता दी है यहाँ पे आपको 10,000। ये 10,000 क्या है? 10,000 करोड़ है। अच्छा, आगे कहता है ऑन गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ हेड अदर एक्सपेंडिचर। तो जब आपका ऑडिटर इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट को, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करा था, तो उसको क्या पता लगा कि आपके इस एसओपीएल के अंदर एक हेड बना हुआ है अदर एक्सपेंडिचर का।
इन एक्सपेंस साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसने नोटिस किया कि यहां पे अदर एक्सपेंडिचर में खर्चा है मैन पावर आउटसोर्सिंग कॉस्ट का, जिसका अमाउंट कितने 99.50 करोड़। तो समझो अदर एक्सपेंडिचर का एक हेड बना हुआ है, वहां पे कुछ तो टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट में से एक एक्सपेंस क्या है मैन पावर। ये आपको नोट्स टू अकाउंट से पता लग जाता है कि अदर एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर है। तो वहां पे मैन पावर आउटसोर्सिंग कॉस्ट का जो खर्चा है वो है 99.50 करोड़ का। ये आपकी इस एनबीएफसी ने अदर एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जो डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक ऐसी एनबीएफसी जो इंडियस कंप्लाइंट एंटिटी है, एनबीएफसी है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग इस टाइप का एक्सपेंडिचर आपको अलग से शो करना चाहिए था, या आपकी इस एनबीएफसी ने जो उस अदर एक्सपेंडिचर में इसको इंक्लूड करके शो किया है वो सही किया है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 99.50 करोड़ का ये जो खर्चा है इंडिविजुअली, वो टोटल इनकम का कितना परसेंटेज बनता है। तो अगर तुम यहां पे टोटल इनकम का परसेंटेज निकालोगे तो ये 1% नहीं बनता है, राइट। तो अगर ये 1% नहीं बनता है तो आपको सेपरेटली इसको शो करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 17 पे अगर जब तुम जाओगे ये कंसेप्ट तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। देखो कि एक ऐसी एनबीएफसी उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है बाय द वे ऑफ नोट्स एनी आइटम ऑफ अदर इनकम, या कोई अदर एक्सपेंडिचर का कोई भी आपका आइटम है जिसका अमाउंट एक्सीड करता है 1% ऑफ द टोटल इनकम। यहां पे तुम कैलकुलेट करोगे तो 1% ऑफ द टोटल इनकम से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आपको कोई भी यहां पे सेपरेट इसको डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो एनबीएफसी ने जैसे उसकी प्रेजेंटेशन करी है वो सही करी है। आंसर में यही लिखा हुआ है, कहता है एन एनबीएफसी व्हिच इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3, मतलब वो इंडियस कंप्लायंस एंटिटी है, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा बाय द वे ऑफ नोट एनी आइटम ऑफ अदर एक्सपेंडिचर या अदर इनकम। यहां पे अदर एक्सपेंडिचर की बात हो रही तो अदर एक्सपेंडिचर लिखा है एक्सीडिंग 1% ऑफ द टोटल इनकम, लेकिन यहां पे तो एक्सीड नहीं कर रहा है, तो कहते हैं यहां पे 0.99 समथिंग आएगा। इन द गिवन केस एक्सपेंडिचर कितने का है 99.50 करोड़ का, और वो एक्सीड नहीं कर रहा है 1% ऑफ द टोटल इनकम। देयरफॉर जो डिवीजन 3 शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है आपकी एनबीएफसी ने उसको कंप्लायंस किया, मतलब उसको कोई सेपरेट डिस्क्लोजर देने की नीड नहीं है। जो उसने अदर एक्सपेंडिचर की हेडिंग में इसको इंक्लूड किया वो बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं टेस्ट योर नॉलेज का पहला क्वेश्चन। आपको एनबीएफसी को डिफाइन करना है, राइट, एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है अबाउट द टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज व्हिच आर कवरिंग एनी 5 एनबीएफसी के आपको नाम बताने हैं। ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करने वाली हूं क्योंकि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जिस बच्चे ने ऑडिट ऑफ एनबीएफसी का चैप्टर किया है उसको एनबीएफसी की डेफिनेशन पता क्या होती है, ये आपको पेज नंबर 1 के ऊपर मिल जाएगा। और इतनी सारी एनबीएफसी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो YouTube पे इस लेक्चर को देखने वाला है, जो होंगे बच्चे, ठीक है, तो वहां पे नवंबर 2023 के लिए अमेंडमेंट आई थी ये, राइट। तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अमेजिंग है, वहां पे भी बहुत अच्छे से मैंने इन सारी एनबीएफसीज के मतलब को समझाया है। तो आपको मतलब पता होनी चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं। अभी आप देखो ना, ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन बनाया, पीयर एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग वाली जो एनबीएफसी मतलब एनबीएफसी P2P, उसके रिलेशन में जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आप किन चीजों को वेरीफाई करोगे। तो ऐसे आ सकता है ना कि किसी और एनबीएफसी के रिलेशन में भी आपका इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन बना सकता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए कि कौन सी एनबीएफसी किस टाइप का काम करती है। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो, ज्यादा बड़ा वो लेक्चर नहीं होगा, आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट हार्डली 40 मिनट का भी नहीं है वो लेक्चर, 40 मिनट शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 30 मिनट के आसपास वो लेक्चर होगा। तो आप लोगों को देखना चाहिए। और जिन बच्चों ने तो बैच बाय किया तो फिर उनको तो पता ही है कि हमने इसको डिस्कस किया था। तो मैं ये एनबीएफसी का मतलब क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं शुभम एंड एसोसिएट्स आर गोइंग टू स्टार्ट ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। ठीक है, ये ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं एनबीएफसी की। दे हैव नॉट परफॉर्म्ड मच वर्क फॉर द एनबीएफसी इन द पास्ट ईयर। कहते हैं इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है एनबीएफसी के काम की, ज्यादातर इन्होंने पास्ट में कोई और ऑडिट परफॉर्म करी होगी, एनबीएफसी की ऑडिट इन्होंने नहीं करी। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन। भाई हमने पढ़ा है ना, बिगिनिंग में ही पढ़ा है पेज नंबर 1 के ऊपर कि एनबीएफसी की रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में क्या रिक्वायरमेंट है,
एंड रेगुलेशन ऑफ द एनबीएफसी विच एन ऑडिटर नीड्स टू कीप इन हिज माइंड जब वो प्लानिंग कर रहा है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी की, जो उसकी फर्म को हेल्प करेगी। तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट बताने, पेज नंबर 1 के ऊपर आपका कंसेप्ट है, बिगिनिंग का ही कंसेप्ट है, मैं यहां से पढ़ूंगी, जो यहाँ पे लिखे हुए ना पॉइंट्स वही वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो इसको भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि फिर कोई ना कोई क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ना, और यहां से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन बना देते हैं, तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस करूंगी। तो कहते हैं एक ऑडिटर को An auditor should know the following points regarding the registration and regulations of the NBFC। जो आपका क्वेश्चन है, क्या पता होना चाहिए आपके ऑडिटर को कि एक सेक्शन नंबर 45 IA है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो क्या कहता है कि कोई भी एनबीएफसी बिजनेस नहीं कैरी ऑन कर सकती एज द एनबीएफसी विदाउट ऑब्टेनिंग नंबर 1 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दी आरबीआई एंड अनलेस उसके पास नेट ओन फंड है 25 लाख के। अभी ये 25 लाख नहीं पहले होता था, अभी ये 2 करोड़ है, राइट। नॉट एक्सीडिंग ₹200 लाख मतलब 2 करोड़ एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दी ऑफिशियल गजेट। तो कहते हैं उसके पास मिनिमम नेट ऑन फंड कितने के होने चाहिए, 2 करोड़ के होने चाहिए, और उसको मैंडेटरी है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अनलेस जब तक वो उसकी ये रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करती है वो आपका फंक्शन नहीं कर सकती एज द एनबीएफसी। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1997 प्रोवाइडेड, इसको तुम काट भी सकते हो, एन एंट्री पॉइंट नोम ऑफ ₹25 लाख एज द मिनिमम नेट ऑन फंड विच वॉज रिवाइज्ड अप टू ₹2 करोड़। मैंने क्या बोला कि 25 लाख होता था, अब क्या हो गया ये, अब ये हो चुका है 2 करोड़, राइट, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। आगे कहते हैं अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड डिजायरस ऑफ कमेंसिंग द बिजनेस ऑफ NBFC as defined under section number 45 IA of the Reserve Bank of India Act 1934 can apply to the Reserve Bank of India in the prescribed form along with the necessary document for the registration। कोई कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, राइट, और वो चाहती है कि मैं एनबीएफसी के तरीके से काम करूं, आई वांट टू फंक्शन एज द एनबीएफसी, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई कर सकती है, एप्लीकेशन वो डाल सकती है रेलिवेंट फॉर्म के अंदर विद द फी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा आफ्टर सेटिस्फाइंग कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है, राइट। हाउएवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम मार्क कर सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। ड्यूल रेगुलेशन को अवॉइड करने के लिए सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज हैं विच आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स, उनको एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। जैसे कि एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड, आपके मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है विच आर इशूड बाय द IRDA, राइट। निधि कंपनीज विच आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट, चिट कंपनीज जो डिफाइंड है आपके चिट फंड एक्ट के अंदर, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनको रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो अगर ये इन रिस्पेक्टिव स्टैट्यूज में रजिस्टर्ड हैं तो इनको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ड्यूल जो ये रिक्वायरमेंट है उसको अवॉइड करने के लिए इस प्रोविजन को डाला गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन इशू करते हैं एनबीएफसी को, कौन से एनबीएफसी विच आर एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट, राइट, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के रिलेशन में डायरेक्शन इशू करता है, जैसे कि उनकी कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स क्या होंगे, मिनिमम कैपिटल एडुकेशन को कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स, एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म, कितनी उनको प्रोविजन बनानी पड़ेगी, ईटीसी ईटीसी। फिर कहते हैं डायरेक्शंस वर आल्सो इशूड टू द ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन द नॉन कंप्लायंस विद द आरबीआई एक्ट एंड रेगुलेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। तो ऑडिटर को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो रिपोर्टिंग करता है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग करता है। तुम देखोगे शेयर होल्डर्स को तो रिपोर्टिंग करेगा सेक्शन नंबर 143 में, एंड एनबीएफसी के केस में ऑडिटर को कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जिसको हम पढ़ते हैं पैरा नंबर 3 और 4 के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हो ऑडिट ऑफ एनबीएफसी की, तो आप किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की बात करनी है, फिर जो प्रोविजन इन एनबीएफसी को रेगुलेट करता है उनकी आपको बात करनी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, समझ में आ गया। अब जा रहे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सत्यम प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी। काम क्या कर रही है, ये ट्रेडिंग कर रही है, अच्छा। It also has made investment in the shares of other companies and advanced loan to the group companies amounting to more than 50% of its total asset। अच्छा, तो कंपनी के पास जो एसेट है ना, जो एसेट है
मोर देन 50% ऑफ इट्स एसेट आर फाइनेंशियल एसेट। इसका मेन काम है ट्रेडिंग करना, लेकिन इसके साथ साथ इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज एंड उसने अपने ही ग्रुप कंपनी को लोन भी एडवांस करे हुए हैं और यही फाइनेंशियल एसेट उसका कॉन्स्टिट्यूट होता है मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट। तो हमने एनबीएफसी की केस में एक 50-50% का रूल पढ़ा था। अगर कोई आपकी कंपनी उसको सेटिस्फाई कर देगी तो फिर वो एनबीएफसी के लिए एलिजिबल हो जाती है, राइट। हाउएवर, लेकिन ये कहता है ट्रेडिंग इनकम कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल इनकम। तो क्या ये कंपनी अब एक एनबीएफसी है? तो देखो 50-50 रूल कहता है कि कोई भी कंपनी आप एनबीएफसी के लिए तब एलिजिबल मानी जाएगी जब उस कंपनी के जो फाइनेंशियल एसेट हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट। ये एक कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई हो रही है हमारे केस के अंदर। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन मतलब इसके साथ ही इन फाइनेंशियल एसेट से होने वाली इनकम, इन फाइनेंशियल एसेट से होने वाली इनकम शुड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम, जो कि इस एनबीएफसी के केस, इस कंपनी के केस में नहीं है, क्योंकि इसकी जो मेजॉरिटी इनकम है वो ट्रेडिंग की इनकम है, तो ये एनबीएफसी नहीं बनेगी। ये आपको आंसर लिखना है। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंपनी एज द एनबीएफसी इट विल कंसीडर बोथ द एसेट एंड इनकम पैटर्न। तो आपको दोनों कंडीशंस देखनी, इनकम एज वेल एज एसेट, एज एविडेंस फ्रॉम द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी टू डिसाइड कि इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, राइट। तो अगर इसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग है तब आप इसको एनबीएफसी बोल सकते हो। कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एनबीएफसी जब कंपनी के फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। लेकिन जब आप 50% ऑफ द टोटल एसेट निकालोगे तो उसमें से आपको इंटेंजिबल एसेट निकालने पड़ेंगे बाहर, विच आर टू बी नेटेड ऑफ बाय द इंटेंजिबल एसेट्स। एंड ये प्लस है, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी क्या है? इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। कंपनी जो इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी वही, उसी को आप क्लासिफाई कर सकते हो एज द एनबीएफसी एंड उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एज द एनबीएफसी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन द गिवन केस दो सत्यम लिमिटेड फुलफिल करी है क्राइटेरिया ऑन द एसेट साइड, बट इनकम का क्राइटेरिया पर सेटिस्फाई नहीं करी है, जिस वजह से कंपनी को तुम क्लासिफाई नहीं कर सकते एज द एनबीएफसी। तो ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शिवम एंड कंपनी एलएलपी आर द ऑडिटर्स ऑफ द एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, राइट। तो ये है एनबीएफसी, आपकी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। सम ऑफ दो फंक्शन परफॉर्म करती है, इन्वेस्टमेंट का और क्रेडिट का। तो कहता है सम ऑफ द टीम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम हु ऑडिटेड बीएफसी एनबीएफसी। तो कहते हैं सम ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम, जिन्होंने ऑडिट करी है एनबीएफसी की, दे हैव लेफ्ट द फर्म, उन्होंने फर्म को छोड़ दिया। एंड अब नए टीम मेंबर्स आ रहे हैं इन द डिस्कशन विद द प्रीवियस टीम मेंबर्स हु आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द फर्म रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। मतलब आप ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एनबीएफसी की जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है, राइट। पुरानी टीम के मेंबर्स ने आपकी फर्म को छोड़ दिया, नई टीम के मेंबर्स है, और जो नई टीम के मेंबर्स है वो पुरानी टीम के मेंबर्स से जानना चाहते हैं कि तुम कैसे ऑडिट करते हो इस टाइप के एनबीएफसी के। इन दिस कंटेक्स्ट आपको बताना है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द वेरिफिकेशन प्रोसीजर यू शुड परफॉर्म इन रिलेशन टू द एनबीएफसी दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत लिखा हुआ है ये ऐसे लग रहा है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये ऐसे लिखा जाएगा एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक है। ये इसकी एब्रिविएशन है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर हम अपनी बुक में जाएंगे ना पेज नंबर 12 के अंदर, तो मैंने वहां पे 2 डिफरेंट हेडिंग्स बनाई हुई हैं। मतलब क्या? क्रेडिट के रिलेशन में, क्योंकि 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एक तो इन्वेस्टमेंट का, दूसरा क्रेडिट का। तो क्रेडिट के पॉइंट्स को मैंने अलग किया है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को अलग किया है। इंस्टीट्यूट ने दोनों पॉइंट्स को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। जब क्वेश्चन आ रहा है कि एक ऐसी एनबीएफसी जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है, तो आपको क्या वेरिफिकेशन वहां पे परफॉर्म करनी है, किन पॉइंट्स को आपको चेक करना है, तो आपको दोनों के पॉइंट लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम लिस्ट देखोगे ना, अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, 20 पॉइंट है। 20 में से हम 10 पॉइंट यहाँ पे चूज करने वाले हैं। मैंने चूज करके रखे हुए हैं, आप भी इनको मार्क कर लो क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने बहुत सिंपल से पॉइंट आपके लिए चूज किए हैं, राइट। 5 पॉइंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और 5 पॉइंट है आपके क्रेडिट से रिलेटेड है, राइट। सबसे पहला पॉइंट है
आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और ये बात करता है फिजिकल वेरिफिकेशन की। तो आप लिख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर ऐसे एरो डाल के कि फिजिकल वेरिफिकेशन आई, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट है। और ये पॉइंट कहता है कि ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई करेगा उन सारे शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, जहां पे आपके एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कि वेयर एनी, और जहां पे कोई सिक्योरिटी लॉज ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ऑडिटर वेरीफाई करेगा, फिजिकली वेरीफाई करेगा उन सारे सर्टिफिकेट्स को जहां जहां पे भी आपकी एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, और जहां पे आपके इस एनबीएफसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को एज अ सिक्योरिटी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लॉन्च किया हुआ है एज अ सिक्योरिटी, तो फिर वो वहां से भी कंफर्मेशन मंगवा सकता है, उसको भी वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो कहता है वेयर एनी सिक्योरिटी इज लॉन्च्ड विद एन इंस्टीट्यूशन और अ बैंक, सर्टिफिकेट मंगवा सकता है, मतलब कंफर्मेशन मंगवा सकता है फ्रॉम द बैंक और इंस्टीट्यूशन टू दैट इफेक्ट, और उसको भी ऑडिटर वेरीफाई करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट का है, फिजिकल वेरिफिकेशन का है। दूसरा पॉइंट है आपका इनकम का, और ये भी इन्वेस्टमेंट का है, राइट। तो अगर आपकी इस एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको डिविडेंड आता होगा, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि डिविडेंड इनकम जहां पे भी डिक्लेयर करी है आपकी कंपनी ने, क्या आपकी एनबीएफसी को वो मिल गया है। सो ऑडिटर विल वेरीफाई दैट द डिविडेंड इनकम वेर एवर इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड बाय द एनबीएफसी, एंड इंटरेस्ट, मतलब अगर जहां पे जो आपके एनबीएफसी की इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड्स में, डिबेंचर में है, इंटरेस्ट जहां पे ड्यू हो चुका है, क्या आपकी कंपनी ने उसको अप्रोप्रिएटली, एनबीएफसी ने उसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग कर ली, अनलेस वो एनपी हो चुका है आपका अकाउंट। ठीक है, फिर आप जाओ फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, ये बात कर रहा है परचेज एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट का ही पॉइंट है, राइट। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो परचेज एंड सेल स्लैश आई। तो कहते हैं ऑडिटर वेरीफाई करेगा बोर्ड मिनट्स को, क्योंकि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को बाय कर रही है आपकी एनबीएफसी, या किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही है, तो बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हुआ होगा ना। तो कहते हैं ऑडिटर विल वेरीफाई द बोर्ड मिनट्स फॉर द परचेज एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ऑडिटर असर्टेन करेगा वहां से बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास हुआ है फ्रॉम द बोर्ड रेजोल्यूशन, या वो मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, WR भी मांग सकते हैं, टू द इफेक्ट दैट इन्वेस्टमेंट जो आपकी कंपनी ने एक्वायर करी है, क्या वो करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट। फिर 6 पॉइंट पे आप वैल्यूएशन का पॉइंट लिखो, यहां पे भी ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि आपकी एनबीएफसी ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करी है, क्या वो एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, एंड अगर एनबीएफसी की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई फॉल आ रहा है, तो क्या प्रोविजन हैज बीन मेड बाय द एनबीएफसी, जहां पे भी एप्लीकेबल है, राइट। फिर आप 9th पॉइंट को मार्क करो, राइट। ये अकाउंटिंग की बात कर रहा है कि ऑडिटर असर्टेन करेगा कि आपके एनबीएफसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 13। तो ये आपके जो पॉइंट्स है ये सारे किससे रिलेटेड थे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थे, क्योंकि ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, जो दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्टमेंट का भी और क्रेडिट का भी, राइट। तो यहां पे हमने 5 पॉइंट किससे रिलेटेड देखे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। एक है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन का। दूसरा पॉइंट है इनकम का। तीसरा पॉइंट किसका है कि आप बोर्ड का रेजोल्यूशन चेक करो फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फिर एक पॉइंट है आपका वैल्यूएशन का, और एक पॉइंट है आपका अकाउंटिंग का। 5 पॉइंट ये हो गए। 5 पॉइंट हम क्रेडिट से रिलेटेड करेंगे, राइट। यहां पे सबसे पहला 14th पॉइंट को मार्क करो। हमने जब ऑडिट ऑफ बैंक भी पढ़ा, वहां पे भी हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था कि जब भी आपका बैंक किसी को लोन देता है ना, तो उस लोन का सैंक्शन प्रॉपर हुआ या नहीं, इसको ऑडिटर वेरीफाई करता है। तो यहां पे भी यही होगा। तो यहां पे सबसे पहले पॉइंट के सामने लिखो सैंक्शन, स्लैश डालो ए मतलब क्या, एडवांस, या आप इसको क्रेडिट भी डाल सकते हो, सी भी डाल सकते हो। तो कहते हैं एन ऑडिटर शुड एग्जामिन कि क्या हर एक लोन और एडवांस जो आपकी एनबीएफसी कर रही है, क्या वो प्रॉपर्ली सैंक्शन है। तो वो वेरीफाई करेगा। इसके साथ साथ कि सैंक्शन के साथ कौन सी कंडीशन अटैच्ड है, मतलब क्या लिमिट है बोरोइंग्स पे, किस नेचर की सिक्योरिटी आपके उस बोरोवर ने प्रोवाइड करी है एनबीएफसी को, क्या इंटरेस्ट है, क्या टर्म है, ETC। तो मतलब उस सैंक्शन के टर्म्स को भी वो अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। 15th पॉइंट को भी मार्क करो। यहां पे बात हो रही सिक्योरिटी की। आपने अभी क्या बोला कि कोई भी बोरोवर को आपके एनबीएफसी लैंड कर रही है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, तो सिक्योरिटी वो ले रही होगी। तो कहता है ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि सिक्योरिटी ऑब्टेन करी आपकी एनबीएफसी ने, एंड आपकी एनबीएफसी ने एग्रीमेंट एंटर किया है
इफ एनी विद द कंसर्न पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस गिवन, तो उस एग्रीमेंट को वेरीफाई करेगा। ही मस्ट ऑल्सो सर्टेन कि किस नेचर की सिक्योरिटी है और किस वैल्यू की सिक्योरिटी है, एंड बोरोवर की नेटवर्थ क्या है, और अगर कोई गारंटर है तो उनकी नेटवर्थ क्या है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि किस एक्सटेंट तक ये जो डेट आपकी एनबीएफसी ने एडवांस जो आपके एनबीएफसी ने दिया है वो रियलाइजेबल है। तो सिक्योरिटी की वैल्यू को चेक करेगा, उसके नेचर को चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि क्या सिक्योरिटी उसने ऑब्टेन करी है, कौन गारंटर है, उनकी नेटवर्थ क्या है। तो समझ में आया। तो सिक्योरिटी की बात हुई, सैंक्शन की बात हुई, और आप 16 पॉइंट को भी पार कर सकते हो। ऑडिटर कंसर्न्ड पार्टी से बैलेंस कंफर्मेशन मंगवा सकता है अपने क्रेडिटर्स से, राइट। तो जिनको आपने नॉट क्रेडिटर्स जिनको आपने पैसा दिया है तो वो आपके डेटर होंगे नवे, तो उनसे आप क्या मंगवा सकते हो, बैलेंस की कंफर्मेशन ऑडिटर मंगवा सकते हैं यहाँ से। तो ये भी आप कंफर्मेशन का पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे। एक पॉइंट आप मार्क करो, 19th पॉइंट, ऑडिटर वेरीफाई करेगा, ये क्या है, अप्रेजल की बात हो रही है, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या आपकी एनबीएफसी के पास प्रॉपर सिस्टम है अप्रेजल का और फॉलो अप का। ऐसा हमने सिमिलर पॉइंट आपके जब वो ऑडिट ऑफ बैंक के क्वेश्चन करे वहां पे भी किया था, पोस्ट डिसबर्समेंट का फॉलो अप का आपके बैंक के पास सिस्टम है या नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पे एक सिमिलर पॉइंट है कि ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या आपके एनबीएफसी के पास एडुकेट सिस्टम है फॉर द प्रॉपर अप्रेजल एंड फॉलो अप ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। लास्ट पॉइंट आप मार्क कर सकते हो, ये बात कर रहा है क्लासिफिकेशन की, मतलब जो भी एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब करे हैं, प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब करी है, क्या उसके अकॉर्डिंग एसेट की क्लासिफिकेशन आपकी एनबीएफसी कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये आपके यहाँ पे टोटल पॉइंट बनेंगे क्रेडिट से रिलेटेड। 5 पॉइंट इसके हैं, 5 पॉइंट इसके हैं, इन 10 पॉइंट को आप लिख के आ जाओगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इनसे कोई इजी पॉइंट आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रही है वो आप याद कर लो, या आपने पहले कोई और पॉइंट चूज किए थे आप उनको भी लिख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया कि बहुत ही इजी रहेगा अगर आप इन पॉइंट्स को याद करोगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ मैं इसी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही, कहीं और भी अगर जेन्युइनली आ जाता है तो यही कॉमन से पॉइंट होते हैं कि फिजिकली वेरीफाई कर लो, उनकी वैल्यूएशन चेक कर लो, उनकी अकाउंटिंग चेक कर लो। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए उन पॉइंट्स को आप कहीं और भी किसी और गिवन सिनेरियो में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। अगर आपको वो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है तो ब्लैंक छोड़ने की बजाय आप इन पॉइंट्स को लिख के आ सकते हो वहां पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो बात कर रहा है आपका, वो बात कर रहा है रिपोर्टिंग की। हमने रिपोर्टिंग को अंडरस्टैंड किया था पैरा नंबर 3A के जो हमने रिपोर्टिंग देखी थी, मतलब पैरा नंबर 3A 3B 3C यहाँ पे जो रिपोर्टिंग देखी थी उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन कहता है दैट यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द एनबीएफसी एंड दिस एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विच इज एक्सेप्टिंग एंड होल्डिंग द पब्लिक डिपॉजिट। तो ये एनबीएफसी की आप ऑडिट कर रहे हो, ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, दैट मीन्स ये एक पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है। क्वेश्चन कहता है यू आर कंसीडरिंग योर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एडिशन टू योर रिपोर्ट व्हिच इज मेड अंडर सेक्शन नंबर 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन द अकाउंट ऑफ दिस एनबीएफसी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। तो ऑडिटर अपनी ऑडिट को खत्म कर चुका है एनबीएफसी की और अभी वो फाइनल स्टेजेस के अंदर है और वो सोच रहा है कि जो मुझे रिपोर्टिंग करनी है सेक्शन नंबर 143 के अंदर, उसके अलावा मुझे क्या एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपको एक बात पता है, हमने इसको डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर, कि ऑडिटर जब एनबीएफसी की ऑडिट करता है ना तो उसको अपनी सेक्शन नंबर 143 की रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी पड़ेगी। इन एडिशन टू दैट आपका ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है। किसके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है? ये बनाई जाती है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनबीएफसी, राइट। और इस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर कुछ मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करता है। अब वो मैटर्स कौन से होंगे जिसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि क्या ये जो ऑडिट कर रहा है ऑडिटर वो किसी एक ऐसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहा है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है, या किसी एक ऐसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहा है जो आपकी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मतलब क्या ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है या नॉन पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है। अगर तो ये नॉन पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है, नहीं अगर तो ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है, क्योंकि ये मैं इस वजह से बोल रही हूं हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, तो इसके ऊपर रिपोर्टिंग आ जाती पैरा नंबर 3B की, राइट।
और पैरा नंबर 3B में जो मैटर्स है ऑडिटर को उनके ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और ये रिपोर्ट किसको जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एनबीएफसी को। और ये जो रिपोर्ट होगी ये इन एडिशन टू द रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 143 होगी। और ऐसे ही अगर ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करी तो वहां पे भी ऑडिटर कुछ मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, और ये रिपोर्ट भी होगी सेक्शन नंबर 143 वाली रिपोर्ट के अलावा, राइट। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अभी क्योंकि हम पैरा नंबर 3B की बात कर रहे हैं तो 3B की रिपोर्टिंग की बात कर लेती हूं। तो पैरा नंबर 3B में ऑडिटर जिन मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस एनबीएफसी, दीज मैटर्स आर गोइंग टू बी इन एडिशन टू द मैटर्स अंडर पैरा नंबर 3A। मतलब ऑडिटर पैरा नंबर 3A के मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसी, राइट। और क्या रिपोर्टिंग करते हैं कि क्या आपकी इस एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया, अगर ऑब्टेन किया है तो क्या आपकी ये एनबीएफसी कंटिन्यू है टू बी एलिजिबल टू होल्ड दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। तो ये पैरा नंबर 3A में ऑडिटर जो आपकी रिपोर्टिंग करता है जिन मैटर्स के ऊपर वो तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए तो पैरा नंबर 3B के जो मैटर्स है जो अभी आपको इस क्वेश्चन में पढ़ना है उसके ऊपर भी आपके ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। और ये रिपोर्ट किसको बनेगी? फिर से बता रही हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनेगी, और रिपोर्ट सेक्शन नंबर 143 की रिपोर्टिंग के अलावा होने वाली है। समझ में आया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेपरेट रिपोर्ट व्हिच इज गिवन बाय द ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस एनबीएफसी। कि आपकी ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है तो ऑडिटर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस एनबीएफसी के लिए रिपोर्ट बनाएगा तो किन मैटर्स को उस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करेगा। तो मैं आपको बता चुकी हूं कि कौन सी रिपोर्ट है, किसको जाएगी और किस रिपोर्ट के एडिशन में ये रिपोर्ट होने वाली है, राइट। तो मैं सिंपली पढ़ना शुरू कर रही हूं यहां से कि कौन कौन से पैरा नंबर 3B के वो मैटर्स है जो आपका ऑडिटर इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करेगा। इसका आंसर आपको आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा, पैरा नंबर 3B के नाम पे वहां पे रिपोर्टिंग होगी। तो कहते हैं these are the materials which to be included in auditor's report to the board of directors of this NBFC। ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा ऑन द अकाउंट ऑफ एनबीएफसी तो उस रिपोर्ट के अंदर उसको स्टेटमेंट देनी है, और स्टेटमेंट देगा वो इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर। अगर ये एनबीएफसी एक्सेप्ट करिए पब्लिक से डिपॉजिट तो अपार्ट फ्रॉम द मैटर्स जो गिवन है पैरा नंबर 3A में ऑडिटर इंक्लूड करेगा एक स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। क्या स्टेटमेंट देगा मैं आपको फटाफट ब्रीफली बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है, आप इसको अपने एंड पे बाद में पढ़ लेना क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा क्या कि क्योंकि ये आपकी एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा वेदर जो आपकी एनबीएफसी ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है अलोंग विद अदर बोरोइंग्स, क्या ये पब्लिक डिपॉजिट अलोंग विद अदर बोरोइंग्स विद इन द लिमिट है विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन फॉर दिस एनबीएफसी। अब यहां से जो आपकी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना एनबीएफसी उसके ऊपर एक डायरेक्शन एप्लीकेबल होती है। इस डायरेक्शन का नाम आप याद कर लो क्योंकि ये डायरेक्शन बार बार आएगी आपके इस आंसर के अंदर। वो डायरेक्शन कौन सी है? वो डायरेक्शन का नाम है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले आपका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा किस चीज को? वेदर पब्लिक डिपॉजिट विच इज एक्सेप्टेड बाय दिस एनबीएफसी अलोंग विद अदर बोरोइंग्स, क्या ये जो डिपॉजिट इसने एक्सेप्ट किया ये विद इन द लिमिट है विच इज एडमिसिबल फॉर दिस एनबीएफसी एज पर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, ठीक है। दूसरा कौन सा मैटर है जिसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? कहता है कि ये जो पब्लिक डिपॉजिट आपकी इस एनबीएफसी ने हेल्ड किया है विच इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशन फॉर दिस एनबीएफसी, मतलब जितना इसको पब्लिक डिपॉजिट होल्ड करना चाहिए था, जितना इसके लिए प्रिस्क्राइब था, अगर एनबीएफसी ने उस क्वांटिटम से ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट होल्ड किया हुआ है तो इसको रेगुलराइज करना पड़ता है इन द मैनर विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन। तो कहते हैं वेदर मतलब आपका ऑडिटर बताएगा कि अगर उसने एक्सेस डिपॉजिट होल्ड किया तो क्या उसने रेगुलराइज किया और वो भी कैसे? इन द मैनर विच इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड इन द डायरेक्शन। तो कहता है वेदर द पब्लिक डिपॉजिट विच इज हेल्ड बाय द एनबीएफसी इज इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटम ऑफ सच डिपॉजिट विच इज परमिसिबल टू दिस एनबीएफसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्शंस, और अगर ऐसा है तो क्या इसे रेगुलराइज किया गया इन द मैनर विच इज प्रोवाइडेड इन दिस डायरेक्शन। तीसरा मैटर जिसके ऊपर आपका एनबीएफसी का ऑडिटर रिपोर्ट करेगा वो है क्रेडिट रेटिंग। तो एनबीएफसी का ऑडिटर बताएगा क्या वेदर दिस एनबीएफसी इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट विदाउट ऑब्टेनिंग द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द डायरेक्शन।
जब भी आपके एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो इसको मिनिमम क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। तो ऑडिटर यहां पे बताएगा कि क्या इस एनबीएफसी ने एक क्रेडिट रेटिंग को ऑब्टेन किए बगैर फ्रॉम द अप्रूव्ड एजेंसी एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, क्या एज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन, क्या उसने कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, अगर किया है तो यहां पे उसको बताया जाएगा। आगे कहता है फोर्थ पॉइंट के अंदर ये बात कर रहे हैं कैपिटल एडुकेसी रेशो की। तो आपके एनबीएफसी को ना डिस्क्लोजर करना पड़ता है कैपिटल एडुकेसी रेशो का। ये डिस्क्लोजर किसको करती है आपकी एनबीएफसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कैसे करती है? एक रिटर्न सबमिट करती है। ऑडिटर का काम क्या है यहाँ पे? ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना है कि ये जो डिस्क्लोजर आपके एनबीएफसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर रही है, जो रिटर्न सबमिट करी है, वहां पे जो उसने कैपिटल एडुकेसी रेशो की कैलकुलेशन करी, क्या वो कैलकुलेशन एप्रोप्रिएट करी? दूसरा, अब उस आपके एनबीएफसी को एक मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशो को मेंटेन करना पड़ता है। तो ऑडिटर ये भी यहां पे रिपोर्ट करेगा क्या जो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आपकी एनबीएफसी की टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एडुकेसी रेशो, क्या उसके साथ कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है। तो कहते हैं ऑडिटर विल रिपोर्ट वेदर द कैपिटल एडुकेसी रेशो व्हिच इज डिस्क्लोज्ड बाय द एनबीएफसी इन द रिटर्न व्हिच इज सबमिटेड टू द बैंक। बैंक मतलब क्या? जो रिटर्न ये सबमिट कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एज पर द डायरेक्शन, राइट, whether this has been correctly determined, क्या इसकी कैलकुलेशन सही है, एंड इसके साथ साथ whether such a ratio is in compliance with the minimum capital adequacy requirement as prescribed in these direction। समझ में आया? अब आगे बात आ रही है फिर से क्रेडिट रेटिंग की ही बात आ रही है। तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनबीएफसी जो रेफर्ड हैं इन क्लोज नंबर 3 अबव, मतलब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए एनबीएफसी जिसको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है, उसी की बात कर रहा है। कहता है ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि वेदर द क्रेडिट रेटिंग जो आपकी एनबीएफसी ने ऑब्टेन करी है फॉर ईच ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, अलग अलग स्कीम होंगी इसकी, वेदर इट हैज बीन असाइंड बाय वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कहां पे लिस्ट हुई होगी आपकी डायरेक्शन के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड है, क्या ये क्रेडिट रेटिंग अभी भी फोर्स में है, वेदर इट इज इन फोर्स, एंड वेदर दी, देखो अब आपको जो क्रेडिट रेटिंग मिलती है उसके बेसिस पे ही आप अपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी, उतने ज्यादा क्वांटिटम का आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यहां पे ऑडिटर रिपोर्ट करेगा वेदर दी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर हैज एक्सीडेड द लिमिट विच इज स्पेसिफाइड बाय सच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो आपको अगर ए ग्रेड की रेटिंग मिली है तो आपकी जब ये रेटिंग मिलेगी तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको स्पेसिफाई करेगी कितना डिपॉजिट आप पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ऑडिटर यहां पे अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि आपके ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितना डिपॉजिट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्या उस डिपॉजिट से ज्यादा आपका डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, राइट। आगे कहता है ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या आपकी कंपनी ने एनबीएफसी ने वोलेट किया है एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एज प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शन। तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी डायरेक्शन के अंदर, क्या उसका वोलेशन किया है एनबीएफसी ने, ये भी ऑडिटर यहां पे रिपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या आपकी एनबीएफसी ने डिफॉल्ट किया है अपने डिपॉजिटर को पे करने में। क्या पे करना था आपके एनबीएफसी को डिपॉजिटर्स को? अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है तो इंटरेस्ट पे करेगी। तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या आपकी एनबीएफसी ने अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने में डिफॉल्ट किया है, एंड आफ्टर सच आ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बिकेम ड्यू, मतलब वो ड्यू हो चुका है और आप उसको पे नहीं कर रहे हो। आगे कहता है ऑडिटर ये भी रिपोर्ट करेगा कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स आपकी इस एनबीएफसी को कंप्लाई करने चाहिए थे रिलेटिंग टू इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, क्या इन सारे के सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ आपकी इस एनबीएफसी ने कंप्लाई किया है नहीं किया है। 9th पॉइंट कहता है कि ऑडिटर ये भी रिपोर्ट करेगा वेदर कंपनी इज कंप्लाइंग विद द मिनिमम लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। और ये कहां पे है? इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सेक्शन नंबर 45 IB ऑफ द आरबीआई एक्ट एंड वेदर द डिटेल्स ऑफ द डेजिग्नेटेड बैंक। मतलब अगर आप ये रिक्वायरमेंट है क्या बेसिकली कि आपकी एनबीएफसी को एक मिनिमम लिक्विड एसेट के फॉर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ती है, राइट। तो ऑडिटर यहां पे रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने जो आपकी एनबीएफसी उसने कंप्लाई किया है विद दिस रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग द लिक्विड एसेट, एंड ऑडिटर ये भी बताएगा, डिटेल बताएगा कि किस बैंक के अंदर इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को हेल्ड किया जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कहां पे है, which are communicated to the office of the concerned
ऑफ द आरबीआई इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसी 3, और एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फाइलिंग होती है कि कहाँ कहाँ पे ये लिक्विड एसेट्स है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इनको मेंटेन किया जा रहा है, ये जाता है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, राइट। और ये कौन से फॉर्म में जाता है, एनबीएफसी 3 में जाता है, तो ऑडिटर इसके ऊपर रिपोर्ट करेगा, राइट। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, एनबीएफसी 3 के अंदर ये फाइलिंग होती है एमसीक्यू के ऊपर। आगे कहता है ऑडिटर ये भी रिपोर्ट करेगा कि क्या आपकी कंपनी फर्निश कर रही है आरबीआई को रिटर्न, वेदर योर एनबीएफसी हैज फर्निश टू द आरबीआई रिटर्न ऑन द डिपॉजिट। ये कैसे कहां फर्निश करनी पड़ती है, इन फॉर्म नंबर एनबीएफसी 1 विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, कहां पे सबमिट करिए, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कैसे, एज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। फिर आगे कहते हैं ऑडिटर ये भी बताएगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि क्या आपकी एनबीएफसी ने फर्निश करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विद इन द गिवन टाइम एक क्वार्टरली रिटर्न ऑन द प्रूडेंशियल नॉर्म, मतलब वही एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स ईटीसी एज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। फिर आगे कहता है क्या आपकी इस एनबीएफसी ने कोई नए ऑफिसेस खोले हैं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए, नई ब्रांचेस खोली हैं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं उनको बंद किया हुआ है, और इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, या आपके एनबीएफसी ने एजेंट अपॉइंट किए फॉर कलेक्टिंग द डिपॉजिट, कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है डायरेक्शन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आपकी इस एनबीएफसी ने कोई नए ऑफिस खोले, एग्जिस्टिंग ऑफिस को क्लोज किया, अपने एजेंट को अपॉइंट किया फॉर कलेक्टिंग द डिपॉजिट, तो जो रिक्वायरमेंट थी डायरेक्शन के अंदर उसके साथ कंप्लाई किया या नहीं किया। तो इन सारी मैटर्स के ऊपर आपका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा इन एडिशन टू द रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 143, यहां पे भी उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर ऊपर आपने ये जो 12 पॉइंट्स पढ़े, ऑडिटर जब इन मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है उसको पता लगता है, उसको उसके सामने क्या आता है, अगर इनका जो आंसर है वो है क्वालिफाइड, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या, कि उसको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी चाहिए थी बट उसने ऑब्टेन नहीं करी, नेगेटिव है, राइट। उसने जो भी नए ऑफिस खोले पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, या एनबीएफसी ने जो भी उसके एग्जिस्टिंग ऑफिस थे उनको बंद किया, या उसने एजेंट को अपॉइंट किया लेकिन उसने ये नए ऑफिसेज नहीं खोले एज पर द डायरेक्शंस, तो यहां पे क्या हो रहा है, जब भी आपका ऑडिटर नेगेटिव में बात बोलेगा कि उसने ऐसा नहीं किया तो उसको साथ में रीजन भी बताने पड़ेंगे। तो कहते हैं वेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द आइटम्स व्हिच आर रेफर्ड टू इन पैराग्राफ नंबर 3 अबव इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, मतलब जहां पे आंसर नेगेटिव है ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट द रीजंस फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट एज द केस में भी। और जहां पे उसको एविडेंसेस नहीं मिले, मतलब जहां पे वो कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो कुछ नहीं बता पा रहा है, तो भी उसको रीजन देने पड़ेंगे। कहता है वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन एनी ऑफ द आइटम्स व्हिच आर रेफर्ड इन द पैराग्राफ नंबर 3 अबव, हिज रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट सच अ फैक्ट टुगेदर विद द रीजन देयरफॉर। तो बताएगा कि देखो मैं कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं एंड किन रीजंस की वजह से वो कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो भी वो वहां पे स्टेट करेगा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी जल्दी इन पॉइंट्स को पढ़ा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे। अगर मैं इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठ जाऊँ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एक एक वर्ड्स को अगर हम समझने के लिए बैठ जाए यहाँ पे, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, कम से कम 15-20 मिनट की डिस्कशन हो जाएगी खाली इस आंसर को पढ़ने के लिए। मैंने मिनिमम बोला है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आप अपने एंड पे इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि रिपोर्टिंग इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनबीएफसी के इस चैप्टर का, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ा ही होगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन कहता है कामना and company LLP is a firm of chartered accountant was appointed as an auditor of an NBFC। तो कामना एंड कंपनी LLP एक फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की और इस कंपनी को अपॉइंट किया है ऑडिटर ऑफ एन NBFC। ओके, ऑडिट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम खत्म कर चुकी है आपकी ये सीए फर्म। ऑडिट टीम विच वाज इन्वॉल्व्ड इन द फील्ड वर्क केम अक्रॉस वेरियस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ दिस NBFC एंड हैव आल्सो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एक्सेप्शन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो मतलब ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ एक्सेप्शंस इंक्लूड करना चाहती है, राइट। आगे कहते हैं they would like to understand in detail regarding the obligation on the part of auditor in respect of exception in his report that they can conclude their work, so that they can conclude their work। आपको बतानी है एक्सेप्शन। तो मतलब जब आपका ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करता है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी क्या वहां पे रिक्वायरमेंट है, किन मैटर्स के ऊपर, मतलब किस किस सिचुएशन में उसको एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका यहाँ पे आंसर है। इसको हमने कहां पे पढ़ा था, पैरा नंबर 5 में हमने इसको पढ़ा था, पेज नंबर 14 के ऊपर। ये भी आपको मिल जाएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। पेज नंबर 14 के ऊपर अगर हम जाएंगे, ये पेज नंबर 14 है एंड ये रहा।
पैरा नंबर 5, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू दी आरबीआई, मतलब किन किन सिचुएशन में आपका ऑडिटर एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ये आपका क्वेश्चन है। तो कहते हैं वेयर इन केस ऑफ एनबीएफसी स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द आइटम्स विच आर रेफर्ड इन द पैराग्राफ नंबर 3। तो पैराग्राफ नंबर 3 में जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है उन मैटर्स के ऊपर, ये रिपोर्ट किसको बनाता है? टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एनबीएफसी। अगर उन मैटर्स के रिलेशन में कोई भी उसकी स्टेटमेंट का आंसर अनफेवरेबल है, क्वालिफाइड है, और इन दी ओपिनियन ऑफ ऑडिटर कंपनी ने किसी भी मैटर के रिलेशन में ऊपर कंप्लाई नहीं किया या नीचे दिए गए मैटर्स के रिलेशन में कंप्लाई नहीं किया, तो फिर ऑडिटर को एक्सेप्शन रिपोर्ट देनी पड़ती है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किस सिचुएशन में देगा? ऊपर उसने पैरा नंबर 3 के जो भी मैटर्स हैं, पैरा नंबर 3 ए हो, बी हो, कोई भी पैरा नंबर 3 के जो भी मैटर्स के रिलेशन में उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अगर उन स्टेटमेंट का आंसर अनफेवरेबल है, क्वालिफाइड है, या अगर आपकी ऑडिटर को लगता है कि एनबीएफसी ने कंप्लाई नहीं किया, नंबर 1 प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, या फिर एनबीएफसी की जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग डायरेक्शन है, दैट इज एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, और एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 एंड एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। तो इस केस में आपका ऑडिटर एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाता है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डायरेक्शन के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये तीनों चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये रेगुलेशन है, इसमें कुछ नहीं हो सकता अभी, ठीक है? तो वो कहता है कि अगर, मैं फिर से बोल रही हूँ, किस केस में एक्सेप्शन रिपोर्ट जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? पहला, अगर ऊपर पैरा नंबर 3, ऊपर मतलब सिर्फ ऊपर तो पैरा नंबर 3B हमने पढ़ा, बाकी भी जो आपके पैरा हैं, पैरा नंबर 3 में उसने जो भी मैटर स्टेट करने पड़ते हैं, अगर उनका आंसर क्वालिफाइड है, वहां पे वो अनफेवरेबल, वहां पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो एक्सेप्शन रिपोर्ट देगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि आपकी इस एनबीएफसी ने नॉन कंप्लायंस किया है इन रेगुलेशंस का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन डायरेक्शन का, तो भी वो एक्सेप्शन रिपोर्ट देगा टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट दी किसको जाएगी, मतलब किसको जाएगी, किसको एड्रेस्ड होगी, ये लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहां से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू भी बनाता है, और आपके पास अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट का क्वेश्चन ये आएगा तो आपको इन पॉइंट्स को भी लिखना पड़ेगा। तो कहता है इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की ऑब्लिगेशन होगी कि वो रिपोर्ट बनाए कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट एंड और अबाउट द नॉन कंप्लायंस एज द केस में भी। तो मतलब जो भी नॉन कंप्लायंस हुआ है, जिस भी डायरेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया है एनबीएफसी ने, या जिस भी स्टेटमेंट के रिलेशन में ऑडिटर ने एक क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, तो उसके रिलेशन में आपका ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रिपोर्ट बनाए इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एनबीएफसी। और ये रिपोर्ट जाएगी किसको? इट विल बी गिवन टू द कंसर्न्ड RO, दैट इज रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ NB, मतलब नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ये नॉन बैंकिंग इस वजह से लिखा है क्योंकि आरबीआई बैंक को भी रेगुलेट करता है, ठीक है? तो किसको जाएगी, दोबारा से पढ़ रहे हैं, इट विल बी गिवन टू द कंसर्न्ड RO, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन registered office of this NBFC is located as per the first schedule to the NBFC acceptance of public deposit Reserve Bank Direction 2016। एंड आगे कहता है ऑडिटर ड्यूटी जो होगी ऑडिटर की अंडर सब पैराग्राफ नंबर 1, कि उसको रिपोर्ट बनानी है, वो सिर्फ जब वो रिपोर्ट बनाएगा तो रिपोर्ट के अंदर सिर्फ नॉन कंप्लायंसेस लिखेगा, कंप्लायंसेस की बात नहीं लिखेगा। ये इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। कहता है द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर अंडर सब पैराग्राफ नंबर 1 शैल बी टू रिपोर्ट ओनली ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, उसकी डायरेक्शन, उसकी गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन which are referred to in sub paragraph number 1, and such a report shall not contain any statement with respect to the compliance। मतलब सिर्फ आप नॉन कंप्लायंस के बारे में आप बातें लिखोगे रिपोर्ट के अंदर, कंप्लायंस के रिलेशन में कोई भी स्टेटमेंट ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पैरा नंबर 3C की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, राइट? पैरा नंबर 3C की रिपोर्टिंग मतलब कि इन केस
अगर आपकी ये एनबीएफसी कैसी एनबीएफसी है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस एनबीएफसी, किन मैटर्स को इंक्लूड करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत ऐसे की मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप आंसर देखोगे वहां पे किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन के अंदर किसी कंपनी का नाम नहीं है। बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी एनबीएफसी के। ये एनबीएफसी एक नॉन पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है। ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस एनबीएफसी, तो उसको रिपोर्ट के अंदर किन मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी, अब यहां पे लिख लो एनबीएफसी का नाम क्या है, कर्मा प्राइवेट लिमिटेड। इट इज एन एनबीएफसी, और ये एनबीएफसी कौन सी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। इट इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिपोर्ट, तो आपका ये जो ऑडिटर है उसको रिपोर्ट देनी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस एनबीएफसी। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या कंटेंट होंगे ऑडिटर की रिपोर्ट के जो वो बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, राइट। हमने ऊपर पैरा नंबर 3B के मैटर्स पढ़े थे ना, लेकिन वो था उस सिचुएशन के अंदर जहां पे एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही थी। यहां पे एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में ऑडिटर क्या मैटर्स को इंक्लूड करेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर जो वो रिपोर्ट बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो पैरा नंबर 3A के मैटर्स के ऊपर तो उसको रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, राइट। इन एडिशन टू दैट, अपार्ट फ्रॉम दी मैटर्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा नंबर 3A, यहां पे रिपोर्टिंग होगी पैरा नंबर 3C के मैटर्स के ऊपर भी। पैरा नंबर 3A के मैटर्स मैंने आपको बताया ही था। आपकी कोई भी एनबीएफसी है, अगर वो एज ए एनबीएफसी काम करना चाहती है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करे फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करता है, क्या एग्जामिन करता है कि क्या उसने आपकी इस एनबीएफसी ने ऑब्टेन किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नॉट। दूसरा, ऑडिटर इसके ऊपर भी रिपोर्ट करेगा कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है टू दिस एनबीएफसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेदर दिस कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड सच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ये अभी भी एलिजिबल है एज ऑन 31 मार्च ऑफ दिस एप्लीकेबल ईयर और नॉट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, जो हम देखते हैं ना 50-50 का रूल। मतलब ये क्या इस साल में भी सेटिस्फाई कर रही है, इसके साथ साथ क्या ये आपकी एनबीएफसी मीट कर रही है जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके ऊपर आपका ऑडिटर रिपोर्ट करते हैं अंडर पैरा नंबर 3A। पैरा नंबर 3A की रिपोर्टिंग हमेशा होगी, चाहे वो पैरा नंबर 3B हो चाहे पैरा नंबर 3C हो, इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसीज। अगर ये एक ऐसी एनबीएफसी जो आपके क्वेश्चन के अंदर है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम द मैटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन पैरा नंबर 3A एज अबव, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा ऑन दी फॉलोइंग मैटर्स गिवन एज फॉलोज। कौन कौन से? सबसे पहले ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है फॉर नॉन एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करी, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि जो आपकी कंपनी के एनबीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या उन्होंने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, राइट। दूसरा, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, क्या वो फिर भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो कहता है वेदर द कंपनी इज एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड और ईयर, क्योंकि अगर वो नॉन पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी तो उसको पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो अगर उसने एक्सेप्ट किया तो भी ऑडिटर यहां पे रिपोर्ट करेगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट आपके एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वही एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, ईटीसी, क्या आपकी एनबीएफसी उनके साथ कंप्लाई कर रही है, राइट। फिर लास्ट के 2 पॉइंट आपके सिमिलर है जो हमने पैरा नंबर 3B में भी पढ़े थे कि जहां पे आपका ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना रहा है और कोई भी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनी ऑफ द आइटम्स व्हिच आर रेफर्ड इन पैरा नंबर 3CA, अगर वो उसका स्टेटमेंट का जो आंसर है वो अनफेवरेबल है, क्वालिफाइड है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर रीजंस भी बताएगा फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट, राइट। और जहां पे ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन एनी ऑफ द आइटम्स व्हिच आर रेफर्ड इन पैरा नंबर 3C, इन दैट सिचुएशन उसकी रिपोर्ट में इस फैक्ट को इंडिकेट किया जाएगा कि मैं कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाया, टुगेदर विद द रीजंस देयरऑफ, कि क्या रीजंस थे कि आपका ऑडिटर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये पैरा नंबर 3C के रिपोर्टिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड इज प्राइमरीली इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंप्यूटर पार्ट। कंपनी काम क्या कर रही है? कंपनी बेचती है कंप्यूटर पार्ट्स। अच्छा, हाउएवर कंपनी इज फुलफिलिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया एज ऑन बैलेंस शीट डेट, वही कि भाई इसके फाइनेंशियल एसेट होंगे मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट, और जो इन फाइनेंशियल एसेट से इनकम हो रही होगी दैट विल बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम, राइट।
तो कहती है कि वैसे तो ये कंपनी क्या बेच रही है, कंप्यूटर के पार्ट्स, बट ये जो एनबीएफसी है इट इज फुलफिलिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट इज फाइनेंशियल एसेट आर मोर देन 50% of the total asset and financial income from these financial asset is more than 50% of gross income. अब आपको बताना है what shall be the obligation of statutory auditor in such a scenario. तो देखो, अगर ये कंपनी प्रिंसिपल बिजनेस के क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो ये एनबीएफसी होगी, अगर ये एनबीएफसी होगी तो इसके लिए मैंडेटरी हो गया कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको ऑब्टेन करना है। अब इसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन नहीं किया, समझ में आया? तो अब जब आपका ये ऑडिटर पैरा नंबर 3A की रिपोर्ट बनाएगा, ऊपर 3A की रिपोर्ट, तो वो उसको बताना पड़ेगा ना कि क्या इस कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया या नहीं किया। उसका आंसर क्या आएगा? अनफेवरेबल, नो। और अभी हमने पैरा नंबर 5 में ये बात पढ़ी क्या, कि जहां पे पैरा नंबर 3 के किसी भी मैटर का आंसर नो है, क्वालिफाइड है, अनफेवरेबल है, तो फिर आपके ऑडिटर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्सेप्शन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो वही आपको यहां पे लिखना है, ठीक है? मैं पढ़ देती हूं क्या लिखा हुआ है। कहता है इन द गिवन केस, गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड इज फुलफिलिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, दैट इज फाइनेंशियल एसेट है इसके मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट एंड फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम दोज फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। यही हो रहा है। तो कंपनी दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करिए, तो मतलब ये एनबीएफसी है, तो फिर कंपनी एनबीएफसी है तो इसके लिए मैंडेटरी होगा कि इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब यहां पे ये ले नहीं रही है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इन दैट सिचुएशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ऑब्लिगेशन क्या होगी कि उसको सबमिट करनी पड़ेगी एक्सेप्शन रिपोर्ट टू दी आरबीआई। क्यों सबमिट करेगा? इस वजह से कहते हैं ना कि किन सिचुएशन में सबमिट करनी है, हम पढ़ के आ चुके हैं, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। जो ऊपर हमने पढ़ा उस क्वेश्चन में पैरा नंबर 5 की जो रिपोर्टिंग पढ़ी वही लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन हमारे केस में किस वजह से वो एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट की वजह से। कहता है कि जहां पे आपकी एनबीएफसी, जहां पर इन केस ऑफ एनबीएफसी, जहां पर आपका ऑडिटर की कोई भी स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द आइटम्स व्हिच आर रेफर्ड अंडर पैरा नंबर 3 ऑफ द एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 इफ इट इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड और इन द ओपिनियन, अगर ऑडिटर ऑफ द, अगर आपके ऑडिटर के ओपिनियन में एनबीएफसी ने कंप्लाई नहीं किया इन प्रोविजन का, तो वहां पे वो एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाता है। और हमारे गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है, पैरा नंबर 3A का जो आंसर आएगा, पैरा नंबर 3A में ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जब ऑडिटर इसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था यार, यहां पे इस वाले पॉइंट पे, तो वो एक बोलेगा कि कंपनी को ऑब्टेन करना चाहिए था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट आपके एनबीएफसी ने ऑब्टेन नहीं किया, तो ये एक्सेप्शन है, तो फिर उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। तो फिर से वो एक्सेप्शन वाले पॉइंट यहां पे आ जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? कहता है मिस्टर जी, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मिस्टर जी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एलएमपी लिमिटेड व्हिच इज एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। तो मिस्टर जी को अपॉइंट किया गया है एक एनबीएफसी का ऑडिटर। मिस्टर जी इज कंसर्न अबाउट वेदर द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय दिस एनबीएफसी इज एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द एमसीए डेटेड दिस। तो कहता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि एनबीएफसी ने जिस वे से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, क्या वो सही बनाई है, एमसीए के सर्कुलर के अकॉर्डिंग बनाई है या नहीं बनाई है। नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट इन डिवीजन 3 अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो डिवीजन 3 आपके एनबीएफसी के केस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, डिवीजन 2 अदर देन एनबीएफसी के केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो इट इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगी एज पर इंड एस। मिस्टर जी वांट्स टू नो द डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन। कहते हैं कि जो आपकी एनबीएफसी नहीं है, राइट, जो डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो उसके प्रेजेंटेशन में और जो डिवीजन 3 के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन करी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना चाहता है मिस्टर जी। ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 17 के ऊपर। कहता है कि बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन है एक्सेप्ट द फॉलोइंग, ये आपके कुछ मेजर डिफरेंस है डिवीजन 2 और डिवीजन 3 की प्रेजेंटेशन में। क्या डिफरेंस है? कहता है कि एनबीएफसी जब अपनी बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स को लिस्ट करेगी ना, तो वो प्रेजेंट कर सकती है इन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी, राइट, लेकिन ऐसी कोई भी परमिशन डिवीजन 2 की कंपनीज के लिए नहीं है। मतलब उनको नॉर्मल अपने एसेट लाइबिलिटीज का जो आप नॉर्मली आप फॉर्मेट बनाते हो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंटेशन करनी है, वेयर एज एनबीएफसी कैन प्रेजेंट देयर एसेट एंड लाइबिलिटीज देयर आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी। सेकंड पॉइंट कहता है एनबीएफसी, ये तो हमने प्रैक्टिकली ऊपर देखा भी था कि आपके एनबीएफसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है बाय द वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। कोई भी
आपका अगर अदर आइटम के अंदर उसने कोई भी इनकम का आइटम इंक्लूड किया है या अदर एक्सपेंडिचर के अंदर उसने कोई भी एक्सपेंडिचर का आइटम इंक्लूड किया है और जिसका अमाउंट एक्सीड करता है 1% ऑफ टोटल इनकम। अगर मैं डिवीजन 2 की बात करूं, वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी आइटम इनकम का है चाहे एक्सपेंडिचर का है, अगर वो एक्सीड कर रहा है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज हायर, तो उस केस में आपकी डिवीजन 2 की जो एंटिटीज है उनको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो एक ये डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस यहां पे क्या है कि आपकी एनबीएफसीज को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर कोई भी डेट ड्यू है, कोई भी डेट ड्यू है फ्रॉम एनी एलएलपी, जहां पे जिस एलएलपी में इस कंपनी का जो डायरेक्टर है या तो वो पार्टनर है या तो वो मेंबर है, और इस डेट को आप कहां पे डिस्क्लोज करोगे? अंडर दी हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एक डिफरेंस ये आया। आगे कहते हैं एनबीएफसी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा आइटम्स विच आर कंप्राइजिंग द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि आपकी एंटिटी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहां से आ रहा है, कौन से आइटम्स है, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओनली ऑन द आपके फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर एज अगर आप डिवीजन 2 की बात करो तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कौन कौन से आपके आइटम्स आते हैं, डिवीजन 2 के केस में आप इनको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हो। वेयर एज डिवीजन 3 मतलब एनबीएफसी के केस में अभी थोड़ा सा बियर कर लो, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो एनबीएफसी के केस में, वेरएस एनबीएफसी के केस में आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कौन से आइटम्स है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कौन से आपके आइटम्स है, ये आप ऑन दी फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही दिखाओगे, मतलब पीएनएल में इसको शो करोगे। यही लिखा हुआ है। कहते हैं एनबीएफसीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम्स कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द फेस ऑफ एसओपीएल इंस्टेड ऑफ शोइंग दोज ओनली एज अ पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। आगे कहते हैं आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है ट्रेड रिसीवेबल्स का, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स का जिनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ रहा है, जिनकी वजह से रिस्क इंक्रीज हो रहा है। सो विच एवर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयर्ड, या कोई ऐसा आपका रिसीवेबल्स है जो क्रेडिट इंपेयर्ड है। आगे कहते हैं द कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, अगर आपकी एनबीएफसी ने अपने स्टैच्यूटरी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर कोई भी कंडीशन लगाई हुई है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है इन दी नोट्स टू अकाउंट इन केस ऑफ डिवीजन 3, मतलब इन केस ऑफ एनबीएफसीज। तो ये आपके कुछ मेजर डिफरेंसेस है, राइट। तो कौन कौन से डिफरेंस आए? सबसे पहले लिक्विडिटी वाला पॉइंट आया, ठीक है। उसके बाद हमने जो इनकम एक्सपेंडिचर वाले आपके आइटम का सेपरेट डिस्क्लोजर देखा था वो पॉइंट आया। फिर एलएलपी का पॉइंट आया, राइट। ट्रेड रिसीवेबल्स का एक और पॉइंट आया, ट्रेड रिसीवेबल्स जो क्रेडिट इंपेयर्ड है, राइट। फिर एक आया रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पे टोटल पॉइंट्स बन गए। एक आया कि जितने भी डिवीजन 3 के केस में, एनबीएफसी के केस में जितने भी आइटम्स आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा बनते हैं, इनको आप ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं, ना कि आप इनको, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है एक्चुअली, ना कि आप इनको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो करते हो। तो ये आपके कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। अब आता है आपका, थैंक गुड शोर कम हो गया। अब आता है आपका पार्ट नंबर 3, दैट इज केस सिनेरियो। अब ये केस सिनेरियो केस स्टडी नंबर 19 है, राइट। जो इंस्टीट्यूट की न्यू केस स्टडीज है ये आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी, वहां पे आईसीआई की न्यू केस स्टडी करके आपकी केस स्टडी होगी। यूट्यूब पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ये आपको पार्ट नंबर 2 में मिल जाएगी, आप ढूंढ लेना पार्ट नंबर 2, 2 पार्ट्स है उसके, वहां पे केस स्टडी नंबर 19 है, बिल्कुल यही वाली केस स्टडी है, नाम चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ सेव होगा, ठीक है। सो दिस वाज योर एनबीएफसी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, बाय बाय। ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस लेक्चर को देखो। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।